स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छे हैं आप। जो लोग अभी ऑनलाइन आए हैं, पेपर क्रोमोग्राफी के बाद आज थोड़ा मैंने स्टार्ट कर दिया, तो थिन लेयर क्रोमोग्राफी, आई हैव नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग येट। तो आप लोग इसको यहाँ तक कॉपी कर लें जरा मेरे साथ, आसान है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज स्ट्रेंथ कम है, प्रॉब्लम हम ये टीएलसी पढ़ेंगे और कोई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन एंड पे प्रैक्टिस कर लेते हैं रिवीजन में जरा। ये हो गया, उसके बाद जी बिल्कुल एएस का सब आएगा। आप लोगों के नोट्स मैंने अरेंज कर लिए हैं ऑर्गेनिक के बड़े अच्छे नीट से, तो वो मैं प्रॉब्ली आज ही ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एएस के सारे ऑर्गेनिक हैं सिर्फ, तो वो आप बेस्ट तो ये प्रिंट कर लें, तो उनको रट के सही ऑर्गेनिक जो है ना उसको कर लें। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन लाए थे दो स्टूडेंट, इसमें आधा तो एएस है, बल्कि आधा नहीं पूरा ही एएस है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिडक्शन दोनों उधर पड़ेगी। बीच में तो समझ में आया कि इसलिए लग रहा है कि किसी एक कार्बन एक्स्ट्रा था, लेकिन उसके बाद रिडक्शन का बहुत अच्छा है। रिडक्शन तो हमने A2 में भी पढ़ी। कंप्लीट नाइट्राइल दोनों, पहला रिएक्शन ही ये मैं कराता हूँ इसमें, नोट्स में देखे मिलेगा। ऑलराइट, so TLC is again, as I said, mostly similar to paper chromatography. The only thing different is this slide and the coating on that. तो अगेन आप ये यहाँ तक लिख लें, फिर दो चार पॉइंट लिख के मैं सारा एक्सप्लेन एक साथ कर। तो बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसा हाँ मैं जैसे मर्जी स्टेप्स, ये डायग्राम्स आपसे रिक्वायर्ड नहीं है एग्जाम में ड्रॉ करना, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन दे आर जस्ट फॉर योर विजन। आप जब नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसमें करते क्या। जी आसान, क्या मतलब पेपर काउंट गया अभी? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। द थिंग इज के दिस वन इज इवन फास्टर देन दैट, प्लस it gives us more accurate separation. The RF value calculated by TLC is much more reliable compared to paper chromatography. इसमें जो spots और bands बनते हैं वो बिल्कुल distinct और sharp होते हैं जैसे इसमें बने हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव होता है अच्छी सेपरेशन, तो फिर वो कहते हैं नहीं जी पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं, इससे करो। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी जो टाइप्स मैंने कल बताई थी, असेंडिंग डिसेंडिंग रेडियल, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। लैब में हमेशा हमारा जो चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट और टेक्निक होती है वो ऑब्जेक्टिव पे बेस करती है। तो अब एक बंदा अगर वो मुझसे ये पूछ रहा है कि इस मिक्सर में कितने कलर्स हैं, तो उसके लिए मैं जीएल से रन नहीं करूंगा, महंगा काम है, तो मैं वो रेडियल से करके दिखा दूंगा 3 कलर है। लेकिन अगर वो मुझसे पूछे जी कलर से आइडेंटिफाई भी करके बताओ कंपाउंड कौन से हैं, फिर मैं मैथ स्पेक्ट्रो उस पर भी जाऊंगा, एनएमआर। तो ये एनालिटिकल वालों का काम ही ये होता है सर।
क्या चीज? ये तो कवर है। Solvent tank साथ क्लिप लग रहा है old जो सॉल्वेंट टैंक के ऊपर कवर है वो इसलिए लगाते हैं कि अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है, वो उड़ना जैसा, क्योंकि आपने पेपर टच करना होता है इसको और स्लाइड को, सॉल्वेंट को टच करना होता है, इसको डिप नहीं करना होता। बहुत से सॉल्वेंट्स बहुत वोलेटाइल होते हैं और अगर आप इसको रख के हाफ एन आवर लगता है लैब में, अगेन ये चीजें आप सीख जाते हैं, आपको पता है ये आधे घंटे से पहले ऊपर पहुंचेगा नहीं, तो आप आधा घंटा उसके सामने नहीं बैठते, तो आप इधर उधर फिर रहे हैं। लेकिन अगर आपका टैंक कवर नहीं है, सॉल्वेंट गायब हो गया, तो ये ऊपर हैंग कर रहा होगा, सॉल्वेंट नीचे सेपरेशन नहीं होगा। One, to prevent the evaporation of solvent. Number two, to prevent excess moisture to enter and disturb our layer. इन सारी चीजों को रोकने के लिए इनलेट लगाते हैं। सॉल्वेंट टैंक बड़े महंगे मिलते हैं, ये देखने में ऐसा लगता है कि ये बीकर टाइप चीज है। उनके अंदर ऐसे पार्टीशनिंग बनी होती है, तो एक ही टैंक में आप 10 पेपर भी हैंग कर सकते हैं। और पायरेक्स ग्लास के और ट्रांसपेरेंट के आप दूर से देखें तो नजर आता है, और कुछ में तो टेम्परेचर कंट्रोल भी वगैरह भी अब आते हैं। तो ये मतलब सॉल्वेंट टैंक को कवर क्यों करते हैं, ये तो ओ लेवल में पूछते नहीं है बच्चों से। तो खैर अभी हम देख लेंगे आप, एटीपी टाइप में ऐसी चीजें आप, हाँ दिए माशाल्लाह, चलो खैर है। तो इसके बाद ये मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस। इसका कोई नहीं ना हाँ मोबाइल फेस would be the solutes and नहीं नहीं नहीं, solute not solutes, solvent and your sample and solute will never be part of the phases. एड्सॉर्प्शन मैं बताता हूँ, आप लोग बस लिख लें, सारा एक्सप्लेन करता हूँ। आई water एक्सप्लेन इट जस्ट लाइक मी। surface of the chromatograph द थिन लेयर, होता है नहीं पेपर तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो ग्लास स्लाइड है और उसकी लेयर को, उसके ऊपर ये लेयर लगी हुई है, उसमें एब्सॉर्ब होता है। अगेन आप लोग लिख लें, मैं पूरा एक सीक्वेंस में एक्सप्लेन करूंगा, इजी है, थोड़ा सा फर्क है उससे पेपर क्रोमेटोग्राफी से, इसका डिफरेंस पे तो लिख लेते हैं। इसमें
All right. separate है ना ऊपर section. हाँ, I mean, this comparison is another concept they asked you between TLC. First में diagram. अच्छा, अब जरा आप लोग समझें इसको. अगेन एज आई सेड कि इट्स मच सिमिलर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी, बट थोड़ा थोड़ा फर्क भी है. And on the other hand, the two types of chromatography left in syllabus include this TLC and the next one GLC, gas liquid chromatography. इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी सही आती हो ना आती हो, ये आपको सही आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन इसी से बनेगा. P5 वगैरह में भी नेवर नो टू पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने कल गो थ्रू कर ली थी, ठीक है. और दूसरा ये है कि जब आप ये पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ लें तो आपको थोड़ा इससे कंपैरिजन करने में आसान हो जाता है, फिर RF वगैरह की रिवीजन हो जाती है. इस केस में हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ द पेपर वी टेक अ ग्लास स्लाइड, एंड बिकॉज द स्लाइड इज वेरी नॉन पोरस सरफेस, शीशा जो होता है उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी नहीं होती. एब्जॉर्प्शन इज व्हेन सम गैस और सम लिक्विड वेपर्स और मॉलिक्यूल्स get trapped on the surface of a solid, like surface की solid की surface के ऊपर जो उसके pores हैं सुराख हैं उनमें फंस जाते हैं. इसको हम adsorption बोलते हैं. Absorption is sort of same thing but through and through, means कि उसमें वो liquid और gas उस medium के अंदर तक चला जाता है सारा, और even pass भी हो सकता है membrane type से, उसको हम absorption बोलते हैं. और ये absorption है. इस पूरी टेक्निक में जगह जगह वर्ड AD लगता है. तो चूंकि स्लाइड की ग्लास स्लाइड के सरफेस पे ये एबिलिटी नहीं है एब्जॉर्प्शन की, तो हम उसकी सरफेस के ऊपर एक लेयर खुद से एस्टैब्लिश करते हैं, एंड दैट लेयर इज एक्चुअली द एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब इसको यहाँ से मैं एक्सप्लेन करो, आप समझें, फिर आप लोग एंड पे क्वेश्चन पूछ लें. वी टेक दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीड्स, और ये आपको मिल जाती हैं जो पैलेट्स होती हैं वाइट, छोटी छोटी सी बैग्स होते हैं जो मेडिसिन की बॉटल्स होती हैं उनके अंदर होती हैं पड़ी हुई, ऐसे थैलियां सी. सिलिका एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है. कभी सिर्फ ये भी होती है, मोस्टली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है वो. या जो बैग और शूज आप ले लेते हैं उनमें ये एब्जॉर्बेंट होते हैं, दे गुड एब्जॉर्बेंट फॉर मॉइस्चर. जब वो पानी को जिस चीज में आप रख दें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती रहती हैं, तो चीजें खराब, जो ऑर्गेनिक लेदर टाइप चीजें होती हैं या केमिकल्स होते हैं, वो मॉइस्चर से बहुत जल्दी खराब होते हैं. तो ये वो होती हैं. तो लैब में तो हमारे पास बॉक्सेस में होती हैं, तो आप उन बीड्स को पानी में डाल के तो हीट करते हैं, तो ये डेंस स्लरी लाइक लिक्विड बन जाता है. तो जब ये आपके पास रेडी होता है तो उसके बाद आप ग्लास स्लाइड उसमें डिप करके उसको निकाल के, इस तरह से स्लाइड्स के लिए प्लास्टिक स्टैंड्स मिलते हैं, एक के साथ आप 10 स्लाइड्स डिप करके उनमें रख देते हैं, वो ड्राई हो जाती हैं. So it's just like your glass slide gets coated covered with a thin even layer of aluminum oxide. तो वो जो aluminum oxide है वो उसकी स्लाइड की सरफेस पे इवनली स्टिक हो जाता है. जैसे ये शीशा है इसके ऊपर ये इसको किया हुआ है टर्बेट सा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी कलर में आ जाती है स्लाइड. पहले ऊपर वाली जैसे ट्रांसपेरेंट, वैसे बाद में ऐसी बन जाती है. अब इसके ऊपर अगर मैं कोई लाइन मार्क करूं पेंसिल से 2-3 दफा तो वो नजर भी आएगी, ऊपर नहीं आएगी. अब इसकी जो सरफेस है दूसरी साइड से पोरस, तो उसमें थोड़े पोर्स भी होंगे, ठीक है, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड उस पर स्टिक करेंगे आप. अब द गुड थिंग इज कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर. जब वो दोबारा सॉलिडिफाई होता है उसकी सरफेस पे, तो वो ग्लास की स्लाइड के ऊपर एक बड़ी इवन लेयर बनाता है पोर्स की. तो कल आपने पेपर पढ़ा था, तो पेपर जो है उसकी सरफेस पे जो पोर्स हैं वो इवन साइज के नहीं हो सकते, ठीक है. पेपर प्लांट एक्सट्रैक्ट से आता है सारा, और उसमें पोर्स कभी बड़े कभी छोटे. फिर आपने पेपर को अगर पकड़ा हुआ मिडल से, एक बंदे ने दूसरे को पकड़ाया, दूसरे ने तीसरे को पकड़ाया, तो वो उसके सारे पोर्स प्रेस हो जाते हैं. तो पेपर क्रोमेटोग्राफ की बड़ी रिस्पेक्ट होती है लैब में. आप उसको बिल्कुल एंड पे ओपन करते हैं और हम साइडों से पकड़ते हैं मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो, ताकि उसके पोर्स खराब ना हो. लेकिन आप जितनी मर्जी प्रिकॉशन ले लें उससे पोर्स इवन हो ही नहीं सकते. बट इस केस में द पोर्स दैट यू गेट ऑन द सरफेस ऑफ द स्लाइड विल बी वेरी इवन एंड फाइन. तो उसके बाद का प्रोसीजर सारा पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला है. जब आपकी स्लाइड ड्राई और रेडी है, फिर आप उसके ऊपर नीचे पेंसिल लाइन मार्क कर देंगे, और उसके ऊपर आप अपना सैंपल स्पॉट लगा देंगे, और फिर उसको सॉल्वेंट टैंक में हैंग करेंगे फॉर टाइम दैट यू नीड. सॉल्वेंट विल गो अप थ्रू द पोर्स of the aluminum oxide
it will take the solutes with it. बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको मैंने तो लिखा हुआ है वो ये कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है it actually offers this porous medium for the absorption of water. Water उसकी surface पे attach हो जाता है और water becomes a polar medium, right? तो जो solutes को solvent लेके जा रहा है ऊपर वो सारे के सारे water के साथ different positions पे stick करते हैं according to their solubility और they get partitioned in two layers again. कुछ molecules को solvent still खींच के ऊपर तक ले जाएगा, कुछ को water molecules रोक रहे हैं. So the solute molecules get partitioned between the two, one moving layer and one stationary layer. और दूसरा ये है कि बाकी जो मैंने पॉइंट्स इधर लिख दिए हैं सिंपल है. सेकेंडली जब आप इसको निकालेंगे बाहर क्रोमेटोग्राम आपका रेडी होगा तो इसकी जो डायग्राम है इट लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस. आई मीन इसके ऊपर जो स्पॉट्स और लाइंस बनती हैं वो बड़ी डिस्टिंक्ट और क्लियर होती हैं. तो जब डिस्टिंक्ट और क्लियर होती हैं ऐसे ब्लर्ड अप मर्ज्ड अप स्पॉट्स और बैंड्स नहीं होते तो आप जो आरएफ लेंगे वो बड़ी एक्यूरेट होगी. ठीक है, मच रिलायबल कंपेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी. हाँ उसको ड्राई ये भी करना होती है नो डाउट, लेकिन नॉट लाइक दैट पेपर. इट्स लाइक मच थिन लेयर ऑफ द अब्सॉर्बेंट एंड इवन फाइन लेयर. तो इसीलिए सारी क्विक भी है. ठीक है, ये ड्राई भी जल्दी हो जाता है. उसके बाद जब आप आरएफ निकालते हैं तो हमें एक्यूरेट मिलता है. यही कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं इनके. तो जो सेपरेशन हो रही है सॉल्यूट्स की अगेन देयर डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट. फिर एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन द एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर, अगर वो नहीं हो तो सॉल्यूट्स को पकड़ेगा नहीं. तो एड्सॉर्प्शन इज प्लेइंग अ रोल एंड पार्टीशनिंग ऑफ द सॉल्यूट्स इनटू मूविंग एंड स्टेशनरी फेज. ये सारी चीजें रोल प्ले करती हैं और सॉल्यूट्स अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से. वो लेवल में तो आपको पता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ सॉल्युबिलिटी का बताते हैं ना कि डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी से वो सेपरेट होते हैं. नेक्स्टली ये इतनी डिटेल में हम अब आ नहीं जाते तो इधर ये चीजें आ जाती. तो इन TLC again the mobile phase will be the solvent itself or the stationary phase है it will be the thin layer of aluminum oxide having water adsorbed. ठीक है, अगर पूरा लिखें तो बेस्ट है, नहीं तो एटलीस्ट आपने thin layer of aluminum oxide. नहीं, नो 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 नो, ग्लास स्लाइड एक कॉमन मिस्टेक इसमें स्टूडेंट्स करते हैं. thin layer of aluminum oxide with water adsorbed. Slide is not close. TLC में स्टेशनरी फेज में कभी भी ग्लास स्लाइड नहीं लिखना आपने. अगर ग्लास स्लाइड लिखना है ना फिर उसके साथ मस्ट हो जाएगा कि आप लिखोगे ग्लास स्लाइड कोटेड विद थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड. जो सेपरेशन कर रही है वो लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड जो पोरस है. स्लाइड बीच में उसको सरफेस दे रही है जिसके ऊपर वो चिपकी हुई है बस. ठीक है, नथिंग एल्स. शीशे तक तो वो पहुंचता भी नहीं है. जो आपकी थिन लेयर है उसी के अंदर मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं. वाटर भी उसी के अंदर डिसॉल्व हुआ हुआ है, सॉल्यूट्स भी उसी के साथ रहते हैं. तो स्लाइड अंदर नहीं. अगर स्लाइड नहीं होगी तो हम परहैप्स आई वुड से मेटल भी यूज कर सकते थे कोई, और कोई फाइन प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं. अगर उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर इवन आ जाए तो वो भी यूज हो सकता है. वो सिर्फ स्पोर्टिंग मीडियम है उसका और कुछ नहीं. तो खाली ग्लास स्लाइड इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. स्लाइड कोटेड विद लेयर वो ठीक है. और जो बिल्कुल एग्जैक्ट है वो थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन स्लाइड विद वाटर मॉलिक्यूल एडसॉर्ब्ड. और ये याद रखें इसमें एडसॉर्ब लिखना है, जल्दी में एब्सॉर्ब कभी नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा. इसलिए इसको मैं बार बार अंडरलाइन करूंगा. तो ये है जनाब TLC. और अगेन जो लोग ऑनलाइन बैठेंगे आपके भी माइंड में कोई क्वेश्चन आता है आप पूछ लें. अब टेक्निकली जो है ना वो नेक्स्ट है GLC. अब ये थोड़ी कैचिंग सिचुएशन है. GLC की डायग्राम अगर बना दूं तो एक्सप्लेन फिर कर दूं, क्या कहते हैं, है ना? तो बना लेते हैं क्योंकि नॉर्मली ये टॉपिक मैं 2 दिन में खत्म करता हूँ लेकिन अभी हमारा 3 दिन में जा रहा है. उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें हमने पढ़ना है NMR. और पूरे A2 के सिलेबस में पढ़ने वाला मेन एक ही टॉपिक और इसलिए रह गया NMR. मैं स्पेक्ट्रो भी था पहले लेकिन अब तो वो AS में चला गया, इतनी टेंशन नहीं है हमें उसकी. तो NMR जो है ना उस पर मिनिमम भी तो 4 डेज लगते हैं. एक क्लास भी बीच में मिस होगी तो NMR नहीं समझ आएगी. और सेकंड लास्ट क्वेश्चन या
लास्ट क्वेश्चन बनता ही NMR से है, ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक है, आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, अब दो ही रहेगी, क्रोमेटोग्राफी और NMR। और इट्स वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्निक्स जो आपके लेवल के सिलेबस में, FSC के बच्चे ये टेक्निक्स नहीं पढ़ते। तो हमारे सिलेबस में भी बहुत लेट आई थी, क्योंकि अगेन जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं वो कहते थे कि जो स्टूडेंट्स ए लेवल करके आते हैं दे आर ब्लैंक अबाउट मॉडर्न टेक्निक्स। तब फिर उन्होंने ऐड करनी शुरू कर दी, IR पे डाली मैथ स्पेक्ट्रो, FSC FSC के सिलेबस में आप डालें तो पहले टीचर्स खुद बैठ के बेचारे पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाएंगे ना, उन्हें कोई चीजें ही नहीं है। वो तो कोर साइंसेज में फंसे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से नहीं निकलते, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, डाल्टन मॉडल, एप्लीकेशन इधर कैम्ब्रिज में। इनफैक्ट मसला ये है कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं ना, अभी तो मैं कह रहा था मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, किसी भी फील्ड में चले जाए, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो सारे स्टूडेंट्स को पढ़नी पड़ती हैं, चाहे वो जो साइंस ले रहे होते हैं। उनमें NMR, मैथ स्पेक्ट्रो, IR, ये तीन टेक्निक्स तो सारी यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ये करवाते हैं, पेपर होता है पूरे टेक्निक्स का। तो वो कहते हैं जी हमारे लेवल के स्टूडेंट ब्लैक होते हैं, पता ही नहीं होता NMR लिखते हैं वो सोचते हैं। अब उन्होंने फिर 10-20% टेक्निक्स ए लेवल में डाल दी, इसलिए ये, तो ये इतनी स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई कि अगले वीक में वो पढ़ेंगे, मिस कर दी तो पेपर में क्वेश्चन भी आएगा, समझ नहीं आएगी। और हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हैं ना, तो जब एक बिल्कुल डॉक्टर को समझ नहीं आ रही तो ना इस बंदे को क्या मसला है, वो दो बातें करता है, टेस्ट लिख के देते हैं ना, रूटीन की टेस्ट में ना समझ आए तो वो फिर दो बातें करते हैं, कहते हैं इसका MRI कराओ। तो वो MRI NMR है बेसिकली, बायो वाले उसको MRI बोलते हैं डॉक्टर्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और हम केमिस्ट्री में न्यूक्लियर मैग्नेटिक NMRI बोला बोलते हैं, एक ही चीज। बायो वाले उसको डिफरेंट काम के लिए यूज करते हैं, हम केमिस्ट्री में डिफरेंट के लिए यूज करते हैं। एक तो वो कहते हैं इसका NMR करा लें, या वो कहता है इसको लाहौर ले जाए, ये नहीं बचा, यही कहता है। हमारे सिलेबस में उसका हेल्थ एस्पेक्ट है, यस। वी नीड टू नो द एप्लीकेशन ऑफ NMR, तो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और हम ये भी पढ़ाते हैं कि बायो में इसको कैसे यूज करते हैं। फिजिक्स में आई थिंक फिजिक्स से शायद निकाल दिया उन्होंने, नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बच्चे बताते हैं पिछले 1-2 सालों से वो कह रहे हैं कि NMR नहीं है फिजिक्स में, पता नहीं पता है। उधर मजार है बड़े बड़े उधर जाके बंदा उसको मेंटली बच जाता है, बाकी जिसने नहीं बचना उसने कहीं भी नहीं। ये तो अच्छा जी, GLC, गैस लिक्विड कम्युनिटी, ये जो पंजाब साइड पे बेचारे छोटे टाउन और सिटीज है उन्हीं में ये मसला, सारा टाइम लाहौर पे बर्डन डाल देते हैं। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GLC, इसकी डायग्राम आउटलाइन हम कर लेते हैं ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में टाइम बचे, वरना एक्सप्लेन तो ये अब नहीं हो पाएगी। इसकी डायग्राम स्केचिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बट पेपर में बनी बनाई आपको मिलेंगी, उन पे क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, हमारा जो सैंपल है वो लिक्विड होता है, और गैस उसको सेपरेट करने में हेल्प करती है, गैस सेपरेट करने में हेल्प करती है, सैंपल लिक्विड होता है, दैट्स व्हाई कॉल इट गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये चीज, दिस इज अ कॉइल्ड कॉलम हम ट्यूब को बोलते हैं, एंड इट्स वेरी थिन, वेरी फाइन, बहुत ही पतला होता है और शीशे का, एंड इट्स कॉइल्ड लाइक अ स्प्रिंग, and it's sort of packed with, it's like column packed with silicon dioxide, SiO2,
which are coated with, हम लिक्विड को गैस में गैस नहीं, ओके coated with alkanes, long chain alkanes. तो ये सारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड बीड्स हैं जो वो अभी मैं बैग्स के अंदर बता रहा था होती है, इसमें मोस्टली वही फिल करते हैं, बिल्कुल उसको पैक कर देते हैं. इट्स लाइक द ग्लास कॉलम वाइट. यहाँ हमारा सैंपल होता है, इट इज मोस्टली लिक्विड, और यहाँ गैस, कैरियर गैस. Square thing is the oven. कैरियर गैस oven, और यहाँ डिटेक्टर है. इसका तो मुकाबला ही कोई नहीं. टीएलसी का इससे क्या मुकाबला. ये तो पढ़ाते हुए बहुत हम जज्बाती हो जाते हैं, हमने यूनिवर्सिटी में पढ़े थे यार, इससे और बड़ी अच्छी एडवांस टेक्निक है. तो ये इसकी तो मैं आपको भी एग्जांपल बता सकता हूँ. आप देखते हैं वो मूवीज में, या वो दिखाते हैं जब अमेरिकन रोकते हैं किसी को ट्रैफिक वायलेशन पे रात को, तो वो उसका वो सोबरिटी टेस्ट, सोबरिटी क्या होता है, सोबरिटी टेस्ट करते हैं कि तुमने ड्रिंक तो नहीं किया, तो उसको वो चला के देखते हैं और साइन पूछते हैं ऐसे ऐसे. तो जो एक्सपर्ट होते हैं जाहिर है वो तो सारे टेस्ट पास कर लेते हैं. जब उसको स्टिल डाउट होता है कि ये बंदा, हाँ, तो फाइनली वो उसको कहता है ये डिवाइस है इसमें ब्लो करो ऐसे. जब वो उसमें ब्लो करता है तो उसके अंदर वो अल्कोहल की परसेंटेज आ जाती है वेपर्स की जितनी अलाउड है. बाय द वे इंटरेस्टिंगली, अगर एक बंदा ड्रिंक नहीं भी करता तो भी उसके वेपर्स होते हैं, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं वो फर्मेंट होती रहती है. तो अगर वो एक्सीड कर जाए उस लिमिट से तो वो कहेगा चलो यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट. तो वो जो डिवाइस जिसमें वो ब्लो कराते हैं वो जीएलसी होता है, छोटे लेवल का, पता चल जाता है फौरन. तो आपको पता पाकिस्तान में पुलिस वालों के पास ये चीज है. नहीं नहीं नहीं, जब वो पुलिस वाले, आप इस्लामाबाद में थोड़ा लेट जाए ना वो फौरन रोकते हैं आप फैमिलीज के साथ करने. तो वो पुलिस वाला रोक लेगा अगर आपको, और उसको शक है ना कि अगर आपने कहीं ड्रिंक किया हुआ है, तो वो उनके पास जीएलसी डिवाइस तो नहीं, तो वो आपको कहता है सर मुंह खोले, तो आप मुंह खोलेंगे तो वो स्मेल करेगा. उसका जो जीएलटीसी डिवाइस है ना वो इससे बड़ा एडवांस है, फौरन उसको पता चल जाएगा. अब ये सारी बातें होंगी रिकॉर्ड, खैर है. इस समर में मैंने कुछ वीडियो एडिटर ढूंढना है, वो फिर कुछ और कवर बना देगा उसका. आप लोगों को पैसे दूं, आप लोग कर लोगे. आप लोग बड़ा यूनिवर्सिटी में कर रहे हो उस टाइम, ये मुझे ही करना पड़ेगा. वहाँ पे मैं सीखूंगा, मैंने 3-4 चीजें आउटलाइन की हुई हैं समर के लिए, तो वीडियो एडिटिंग सीखूंगा मैं. अच्छा ये बस आप डायग्राम बना लें, तो फिर मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में करूंगा. आप लोगों ने बना ली है, मैं क्विकली बनाऊंगा उसको, कोई मसला नहीं. तो ये हमारा सैंपल जो मैंने एरोज लगाए हैं ये फ्लो करके बाहर जाता है वहां से. जो हमारा सैंपल है वो ऊपर से ड्रॉप हो रहा होगा बीच में, तो गैस जो है इसको पुश करती है थ्रू द कॉइलिंग एंड ट्यूब एंड ऑल. योर सैंपल इज मोस्टली लिक्विड, उसके ड्रॉप्स बीच में ऐसे गिरते रहते हैं. अब ये जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं ये मैंने सिर्फ ड्रॉ किए, ठीक है. आई नॉट एक्सप्लेन एनी ऑफ दिस. तो ये अब हम करेंगे नेक्स्ट मंडे की क्लास में. सेकेंडली इस सैटरडे क्लास आपकी नहीं है क्योंकि मैंने कहीं जाना है, तो ऑनलाइन भी शायद नहीं हो पाएगी. बस नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह करते हैं दोबारा. जी जी. मैंने एक रिकॉर्डिंग तो बंद करो ना. नहीं रिकॉर्डिंग बंद करो यार, इतनी इस पर